हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। एक रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं एक एसी सोर्स से। तब इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस सर्किट का। करंट कैसे निकलेगा नेट, और कौन किसको लीड करेगा, फेज डिफरेंस, फेज लैग और लीड कितना होगा, और टाइम लैग कितना होगा। ये सब बातें हमें वही जो निकाली है पहले वही निकालनी है, लेकिन कैसे क्या होगा वो निकालते हैं। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। पैराडॉक्स क्या होता है, ये सब बातें, ये सब चर्चा आज करेंगे। चलो देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रेजिस्टर है R, हमारे पास एक इंडक्टर है L, हमारे पास एक कैपेसिटर है C। तीनों को हमने एक AC सोर्स से जोड़ा। AC सोर्स दिया हुआ है V = Vm sin ωt। क्लियर है। ये मैक्सिमम वैल्यू होते हैं, इंस्टेंटेनियस होती है, RMS आएगी Vm/√2। तीनों सीरीज में है, करंट सेम होगा, नो डाउट। डाउट तो वैसे भी तुम्हें कुछ होता नहीं है ना, सही कह रहा हूँ। यहाँ देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR, यहाँ लीड करती है, यहाँ लैग करता है। तीनों बातें आ गई, ठीक है। अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R VR कितना होगा, I × R। मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L VL IXL। XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। अक्रॉस C VC IXC। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम की बात करें तो देखो इस टाइप से बनाएंगे। दिस इज I, ये हो गया I है तो VR इधर ही आएगा, क्योंकि I और VR सेम है। I इधर है तो VL ऊपर है, VL। VC नीचे है तो VC। मान लेते हैं VL > VC। ध्यान रखना CBSE में, नीट जेईई में कभी आ जाता है कि VC ज़्यादा है, तो VC ज़्यादा है तो VC में से VL घटा देंगे। अब VL ज़्यादा है तो VL में से VC माइनस करेंगे। तो VL ज़्यादा था, दिस इज VL - VC, दिस इज VR। पैरेललोग्राम बन जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज ऐसे आ जाएगी V, और फेज एंगल क्या मान लें, फाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, V। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो VR का स्क्वायर प्लस में VL - VC का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। V ये क्या होगा, IR का स्क्वायर, IXL - IXC का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ अगर देखा जाए तो I² कॉमन आ जाएगा, I² से रूट कैंसिल, R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। बात समझ आ गई, ठीक है भाई। इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। वही बातें हैं जो पीछे पढ़ी थी हमने, बस एक टर्म और ऐड हो गई। V/I को नीचे ले आओ, ये बच गया R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। इस टर्म को बोलते हैं Z, इम्पीडेंस। ये होता है इम्पीडेंस, R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। क्लियर, सारी बातें समझ आ गई, बोलो, ठीक है। ये इम्पीडेंस हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडमिटेंस तो 1/Z 1/R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, और इसका रूट। बात समझ में आ गई। सेम वही बात है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ठीक है भाई। यहाँ तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने इम्पीडेंस निकाल लिया। सर्किट का इम्पीडेंस निकाला तो क्या इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ तो ले लूँ R, यहाँ ले लूँ XL, यहाँ ले लूँ XC, ठीक है, ये XL। और अगर मैं कह दूँ XL ज़्यादा है XC से तो XL - XC ये ऐसे आ जाएगा,
ये आर था, ये फाई, तो बात वही पड़ने वाली है, वी एल माइनस वी सी वी आर, बात तो वही है ना, ठीक है, सेम आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ फेज एंगल की, समझ रहे हो मेरी बात, तो फेज एंगल से पहले करंट निकालते हैं। करंट, अगर करंट की बात करते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बटे में Z, तो V RMS होता है, Z क्या होता है आपके पास, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है भाई। इसके बाद बात करें फेज एंगल, फेज एंगल कैसे निकलेगा, tan फाई, क्योंकि ये भी है ये भी है, परपेंडिकुलर बटे बेस, तो VL माइनस VC बटे में VR, पीछे वाले डायग्राम से। और यहीं से अगर हम प्रूव करें इसको निकालने के लिए, तो I XL माइनस I XC बटे में IR, I थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल, तो tan फाई क्या आ गया, XL माइनस XC बटे में R। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ से आ गया ये, फेज एंगल में निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, फेज एंगल भी निकाल लिया। और देखो यहाँ से फेज एंगल निकाल लिया। अब आपसे कोई पूछे भाई टाइम लैग बताओ मुझे, तो टाइम लैग अगर निकालना हो तो टाइम लैग क्या होता है, फाई बाई ओमेगा, फाई निकाल लो tan फाई से, वहाँ से ओमेगा, ये आ जाएगा। अब कोई आपसे कह दे भाई यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाओ Z और न्यू और ओमेगा के लिए, ठीक है भाई, तो Z का फॉर्मूला क्या है आपके पास, आर स्क्वायर प्लस XL ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अरे याद है, भूल गए? ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले बात देखो, एट ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा जब 0 है तो क्या हुआ, 1 बाई 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ ऐड माइनस करो सब इन्फिनिटी, तो Z इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इन्फिनिटी, बोलो ओमेगा इन्फिनिटी है तो यहाँ इन्फिनिटी करो, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से भी इन्फिनिटी इधर से भी इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो मिनिमम कहीं पे होगा। ठीक है, चेक करते हैं, एट ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी और एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, जब ये दोनों बराबर होंगे उस टाइम जेड क्या होगा, ये दोनों बराबर 0, जेड क्या हो जाएगा आर। अरे यार ये खत्म हो गया तो आर स्क्वायर का रूट आर, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जेड इक्वल टू आर, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे एक्सएल और एक्सी बराबर है, एक्सएल और एक्सी बराबर है, तो यहाँ पे दोनों का कॉमन ओमेगा आएगा, तो इसको बोलते हैं ओमेगा आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ये मैंने बता दिया आपको अभी ग्राफ के लिए, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई एलसी सर्किट था सीरीज का, तो ग्राफ बनाओ, तो क्या आएगा, यहाँ पे जेड का क्या फॉर्मूला आया था, एक्सएल माइनस एक्सी ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी। यहाँ चेक करें, जब दोनों बराबर होंगे 0, अगर ओमेगा इन्फिनिटी है, देखो ओमेगा 0 जेड इन्फिनिटी, ओमेगा इन्फिनिटी तो भी जेड इन्फिनिटी, पहले वाली कंडीशन। लेकिन जब ये दोनों बराबर है तो जेड 0 होगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, हाँ या ना? इसमें ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आर है, यहाँ पे आर है ही नहीं, तो जेड 0 हो जाएगा जब ये दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना? मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहा हूँ आपको, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एलसी का है, ये इसका है, कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो, नोट करने वाली बात है, क्या, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, ये एसी सोर्स है। क्या नोट करना है, वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी
आर नॉट इन सेम फेज, सो कांट बी डायरेक्टली एडिड। मतलब लाइक वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, नॉट करेक्ट। समझ में आ गई बात? ये गलत है। कौन सी वोल्टेज की बात कर रहा हूं मैं? आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, तो क्या तरीका है इसका? वी आर का स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये तरीका है। ठीक है ना, राइट वे ये है। समझ में आ गई बात? दूसरा नोट ये है इंस्टेंटेनियस सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ आर एल एंड सी इज इक्वल टू टोटल या इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज कौन सी है? ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे तीनों वोल्टेज का सम इसके बराबर होगा, वो इंस्टेंटेनियस है। बट आरएमएस की वैल्यू हमेशा फेज पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके ऊपर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, हम भी करेंगे अभी। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। और तीनों का करंट मैंने बता दिया था, सेम है। फिर देख लो, चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी। इसका वी आर, इसका वी एल, इसका वी सी। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ठीक है भाई। तो छोटी छोटी बातें सारी थी, मैंने बता दी। आरएमएस वोल्टेज इस टाइप से ऐड होगी, इंस्टेंटेनियस डायरेक्टली ऐड हो सकती है। अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो डायरेक्टली ऐड हो सकती है। ठीक है भाई, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो ये आपको क्वेश्चन दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया 10 ओम, एक्सेल दे दिया आपको 5 ले लो, 4 ले लो, 9 ओम, एक्सी दे दिया 6 ओम, ये वी दे दिया। फाइंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, सिर्फ ये दे रखा है। तो बेटा इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है? जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पता है आपको? तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है? आर 4 का स्क्वायर, एक्सएल कितना है? 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का रूट कितना आ गया? 5 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जेड कितना आ गया मेरे पास? 5 ओम। सवाल ख़त्म, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसा सवाल आ जाए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही आपको दे दिया जाए, ये दे रखा है, सोर्स दे दिया, जेड दे दिया जाए आपको 10 ओम, एक्सएल दे दिया जाए आपको 12 ओम, ठीक है, और एक्सी दे दिया जाए आपको 8 ओम। फाइंड इम्पीडेंस करंट, ये दे रखा है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। फाइंड इम्पीडेंस करंट इन सर्किट, फेज एंगल एंड टाइम लैग, सब बातें पूछ ली। ठीक है, तो क्या करें? देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा इम्पीडेंस बताओ, करंट बताओ, फेज एंगल बताओ, ये सारा बताओ। तो इम्पीडेंस देखो, जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर कितना है बेटा? 10 का स्क्वायर, एक्सएल कितना है? 12, ये कितना है? 8, 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 12 माइनस 8 4, 4 का स्क्वायर 16, 116। बोलो भाई
बात समझ में आ गई। इसके बाद आपसे पूछा भाई करंट, तो करंट क्या होता है, वर्चुअल वोल्टेज बटे में, अब वर्चुअल करंट आ जाएगा जेड। अगर मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम, यहाँ जो होता है वही यहाँ पे होता है। हमें जो 100 वोल्ट दिया हुआ है वो वर्चुअल वोल्टेज है, तो 100 बटे में √116। क्या मेरी बात समझ में आ गई? करंट आ जाएगा यहाँ से, अरे बोलो, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर 100, 11 का होता है 121, तो अप्रोक्सीमेट क्या मान लूँ, 10.8। अरे बोलो, 11 11 121 होते हैं, सॉरी हाँ 11 11 121 होते हैं, तो ये 116 10.8 मान लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, 1 0 और लगा दो, 108, ठीक है। 4, तो 4 दूनी 8, 2, ये 4 पे चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 250/27 एम्पियर। सॉल्व कर लेंगे इसको जो भी आएगा, अरे बोलो, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग आएगा, हम कर भी लेते हैं, चलो। IV 27 को 9, 243 आया, तो 9.2 एम्पियर IV आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। इम्पीडेंस आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया वर्चुअल। अब पूछा भाई फेज एंगल, तो बेटा tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, XL माइनस XC बटे में R, ठीक है भाई। XL कितना है 12, XC कितना है 8 बटे में 10, 4 बटे 10, 2 बटे 5 tan फाई। यहाँ से कोई आपसे पूछा भाई फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा tan इनवर्स 2 बटे 5, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। अब आपसे कोई पूछे भाई टाइम लैग बताओ, तो टाइम लैग क्या होता है, φ/ω। फाई कितना है tan इनवर्स 2/5, चेक कर लेंगे टेबल से। और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π न्यू, न्यू कितना ये रहा 2π न्यू, न्यू कितना है 50। सोल्व कर लेंगे इसको, तो मेरे पास टाइम लगा जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट वही वैल्यूज निकालनी सिखाई मैंने, कैसे निकालेंगे। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन घुमा देते हैं कभी कभी, कैसे घुमा देते हैं वो भी हम देखते हैं अभी, मतलब कुछ अलग तरीके से पूछ लेते हैं। घुमाने में तो क्या घुमाएंगे आपको, इंटेलिजेंट बंदे हो सारे, क्यों भाई। यहाँ देखो रेजिस्टेंस दे दिया आपको, मान लीजिए 4 ओम, ठीक है। XC दे दिया आपको इस बार, चलो XL ले लो, XL दे दिया आपको 12 और XC दे दिया आपको 9, ठीक है। ये सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज आपको दी हुई है 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज, ठीक है। फाइंड इम्पीडेंस, सॉरी चेंज करते हैं। इफ वोल्टेज ड्रॉप across R is R and L is 150 volt and 190 volt. Find voltage drop across C. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, खुद ही सोल्व कर सकते हो आप। पहली बात तो ये कि यहाँ पे तीनों RMS की बात करी है, तो VR प्लस VL प्लस VC नहीं ले सकते, क्योंकि RMS में फेज का चक्कर पड़ेगा। तो V इक्वल टू VR का स्केयर प्लस में VL माइनस VC का होल स्केयर, याद आ रहा है। इस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे V आपको दिया हुआ है 200, ये 150, ये 190, सॉल्व कर लो इसका, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे V कितना है 200, VR कितना है 150, VL कितना है 190, VC। तो सोल्व करना आपको आता है, सोल्व कर लेंगे इसको। जैसे स्केयरिंग बोथ साइड, 200 का स्केयर 150 स्केयर प्लस 190 माइनस में VC का स्केयर।
ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 00 माइनस 15 15 225 00 190 माइनस 20। मेरी बात समझ में आ रही है? इनको सॉल्व कर लेंगे तो 400 में से 225 गए 175 आई थिंक, और 190 माइनस 20 इसका रूट कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो 20 आ जाएगा। VC कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनके अंदर आपको ये यूज करना पड़ सकता है। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे भी हो जाएंगे। और देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई एक आपके पास रजिस्टर है 10 ओम का, एक इंडक्टर दिया हुआ है आपको 2 ओम का 2 हेनरी का, एक कैपेसिटर दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोफैरड का। ठीक है, इसको एक AC सोर्स से जोड़ दिया, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी देखो थोड़ी सी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, फाइंड इम्पीडेंस एंड करंट इन सर्किट इज algebraic sum of potential drop across R, L and C is greater than source voltage? If yes, resolve the paradox। मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ है तो प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करो। ठीक है भाई, तो क्या करें? सबसे पहले सोर्स वोल्टेज जो है RMS है, ये सब आपको दिया हुआ है। और मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल। ये क्या होता है? 2 पाई न्यू एल। पहली बात समझ लो। तो 2 पाई 3.14, न्यू कितनी है 50, एल कितना है 2। ये बात समझ में आती है? तो इसको पाई की टर्म में रखें, देखी जाएगी जो होगा 50 100 200 200 पाई। XC की अगर मैं बात करूँ तो 1/ωc होता है, तो 1/ω 2 पाई न्यू कितना है 50, C कितना है 2 माइक्रो, तो माइक्रो 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, 50 दूनी 100 200 पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁶ को 100 10⁻⁴ 200 पाई। यस और नो? एक जीरो और लगा दूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा। तो XC कितना आ गया? 5/पाई 10⁻3। यही बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, तो XL और XC आपके पास दोनों आ गए। XL XC आने के बाद आपको निकालना है Z निकालना है, करंट निकालना है, ये सारा सोल्व करना है। देखो, अपने को चाहिए Z, तो Z क्या होगा भाई? R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो देखो, R कितना है 10 का स्क्वायर 100, XL कितना है 200 पाई, माइनस XC कितना है भाई 5000 डिवाइड बाई पाई, यही है ना, इसका होल स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, Z आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? देखो चलो करते हैं। 200 पाई कितना होता है 3.14। इनको अगर सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो बटे में 100 आएगा, हट जाएगा 628। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, 5000 को 3.14 से हम डिवाइड करें तो 3.1 से डिवाइड कर देते हैं, 3.1 से, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, 31 बन जा 31, कितना बचेगा 19। बोलो, फिर एक जीरो लगा दी। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा 6 पे, कितने हो जाएगा 6 से 186, कितना बच गया 4। ठीक है भाई, 1 2 जीरो हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
इस पे ये इस पर हो गया था, इसके बाद दोबारा हो गया, 2 जीरो बच गई। 40 पे 1 पे जाएगा, कितने बच गए 9, 2 पे 1612। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि एक्स ही ज़्यादा है, माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, अप्रोक्स लिया हमने, इतना आ गया। इसको अगर सोल्व करेंगे तो जेड कितना आ जाएगा 100 प्लस, इसको सोल्व करो 1612 628 4, और ये कितना जाएगा भाई 8, ये 9, चेक कर लो एक बार, 8 और 4 12, 8 और 10 और 1 11, 9 और 6 15 1 16, 984। ठीक है, 1084 आ गया आपके पास जेड। जेड कितना आ गया आपके पास 1084। अब 1084 का रूट करते हैं तो कितना आता है भाई, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 931, 32 का कितना होता है 32 दूनी 64, 32 दिया 96, 1024, 1084, 33 कितना जाएगा 99, 99, अप्रोक्स नियरली 33, तो इसको 32.8 कर लेता हूँ मैं, चल जाएगा। ठीक है, तो जेड निकाल लिया मैंने 32.8, जेड आ गया। अब मुझे चाहिए करंट, तो करंट कैसे आएगा भाई, करंट आएगा V बटे में जेड, वर्चुअल करंट आएगा, ध्यान रखना। तो वर्चुअल करंट कितना आया 200 बटे में 32.8, 200 बटे में 32.8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, इसको सोल्व कर लो, ये अप्रोक्स 33 ही मान लो, चल जाएगा। ठीक है, तो 3 6 18, ये आ गया 2 0, तो अप्रोक्स 6 मान लेते हैं, 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा यहाँ पे RMS अप्रोक्स। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन थी, आपको करनी आनी चाहिए, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना मेरे पास आ गया I6। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस निकालना है सबके। ठीक है भाई, तो देखो VR निकालते हैं, VR कितना होगा IR, I कितना है 6, ये कितना है 10, ये आ गया 60 ओम, 60 वोल्ट। VL निकालते हैं, VL क्या आएगा IXL, I कितना है 6, XL कितना है 200 पाई, तो ये कितना हो गया भाई 1200, पाई कितना होता है 22/7 या 3.14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो VL आपके पास आएगा 12 चौक 48, 4, बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, ये मेरे पास आ गया। इसके बाद VC मेरे पास कितना आएगा IXC की बात करें तो I कितना है 6 और XC कितना था 5/पाई। ठीक है, पाई कितना था 3.14, 3.1 लिया था, तो आई थिंक ये कैंसिल करके कितना आया था 1612, याद आ रहा है? तो ये हो जाएगा 6 × 1612। तो VC को सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, ये आ गया। अगर आपसे देखा जाए कि एल्जेब्रिक सम की बात करें, एल्जेब्रिक सम की बात करें तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? VR आ रहा है 60, ये कितना आ रहा है 3768, ये कितना आ रहा है 9672, बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन 200 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लेता हूँ VR का स्क्वायर प्लस में VL माइनस VC का होल स्क्वायर, तो मेरा रफली आंसर वही आएगा। ये 60 का स्क्वायर, VL कितना था 3768, ये कितना है 9672, इसका स्क्वायर, तो सोल्व करोगे नियरली 200 आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। तो
पैराडॉक्स क्या था कि एल्जेब्रिक सम बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फेज का यूज करेंगे क्योंकि VLVC में 180 का फेज डिफरेंस है और VR और VLVC में 90 का है, तो फेज के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, CBSE बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है और JEE वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो LCR सर्किट कैसे होता है, कैसे यूज करता है, हमने पढ़ा, बेसिक सारी बातें सीखी, फेज लैग, टाइम लैग वगैरह सीखा। अब इसके बाद टॉपिक आने वाला है हमारे पास रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली JEE नीट में इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके बाद इसके ऊपर। तो LCR सर्किट कैसे होता है, RL सर्किट क्या होता है, RC सर्किट क्या होता है, सारी बातें हमने पढ़ी। आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।